अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू इंग्लिश लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 के लेसन नंबर 4 के बारे में। हम इससे पहले लेसन 1, 2 और 3 की वीडियोस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक छोटा सा ग्रामर का टॉपिक और एक बहुत बड़ा रीडिंग का टॉपिक। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का जो हमारा टॉपिक है, एक पार्ट होगा ग्रामर का, एक पार्ट होगा रीडिंग का। तो ग्रामर के पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन उसकी बता दूं। हमने पढ़ना है टैग क्वेश्चंस। ये आपकी बुक के ऊपर टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ है। पेज नंबर 209 से 212 तक आज का हमारा ये वीडियो लेसन होगा। आपका जो ये टॉपिक है टैग क्वेश्चन, ये है पेज नंबर 209 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 209 के ऊपर आपका ये वाला जो टैग क्वेश्चन का टॉपिक है ये दिया गया है। उसके नीचे उसकी डेफिनेशन और बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। आपका काम ये है कि आपने यहाँ से रीडिंग मेरे साथ करनी है डेफिनेशन की। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी बुक से वो सारी एग्जांपल्स रीड करनी है, ठीक है। मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती कि मैं सारी एग्जांपल्स एक लेसन में आपको बता सकूं। मैं चाहती हूँ कि कुछ काम मैं करूं, कुछ काम मेरे स्टूडेंट्स करें। तो आपके लिए उन एग्जांपल्स को खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम हम करते हैं, ग्रामर का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टैग क्वेश्चंस। हमें पता है टैग का मतलब क्या होता है। हमने ग्रेड 5 में ये पढ़ा था कि टैग क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसको क्या किया जा रहा है, दूसरे पे टैग किया जा रहा है। यानी मैं एक क्वेश्चन कर रही हूं, उसके साथ एक स्टेटमेंट बोल रही हूं, तो वो क्वेश्चन और स्टेटमेंट मैं दूसरे पे, जो मेरे सामने खड़ा शख्स है, उस पे टैग कर रही हूं, ठीक है। यानी उस दूसरे शख्स पे मैं इस पूरी चीज का कंट्रोल दे रही हूं कि वो मुझे इस बात का आंसर करे। इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन। अब इस बात को मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए इस डेफिनेशन को मेरे साथ पढ़ लें। अ टैग इज अ लिटिल टेल। तो हमें ये पता चल गया कि टैग क्या है, टेल। तो ये टेल का मतलब ये है कि ये एंड पे आ रही है कि फर्स्ट पे आएगी। एग्जैक्टली, टेल का मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो बैक पे आएगी। किसकी बैक पे, ये देखते हैं। Which we put at the end of a statement। तो ये पता चल गया कि जो टेल थी ये at the end of किसके आ रही है, a statement। स्टेटमेंट क्या होती है, हमने बात की थी स्टेटमेंट्स बनाते कैसे हैं, पिछले लेसन में हमने ये भी पढ़ा है। स्टेटमेंट्स इस बात को कहा जाता है जिसके अंदर कोई फैक्ट, कोई रियलिटी, कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो कि होता सेंटेंस ही है, लेकिन उसके अंदर बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट दी जाती है, यानी बहुत ज्यादा एक सोची समझी हुई बात बताई जाती है, कोई फैक्ट है, कोई ओपिनियन है। तो ऐसी बात को हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो हम किसी स्टेटमेंट के एंड पे क्या लगा रहे हैं, एक टैग लगा रहे हैं। टर्न्स द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। तो ये सबसे बड़ी हमें जो बात पता चल गई कि जब ये टेल हम उस स्टेटमेंट के एंड पे लगाते हैं ना, तो क्या होता है, इट टर्न्स द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। इसका मतलब है कि वो जो स्टेटमेंट हमने बोली है ना, वो उसको क्वेश्चन में चेंज कर देती है। अब इसकी एग्जाम्पल से आपको इस बात की मजीद समझ आएगी। एग्जाम्पल यहां देख ले मेरे साथ। यू आर गोइंग टू ईट दैट, यानी ये एक स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है। इसको मैं क्या करती हूँ, स्पीच कॉमास लगा देती हूँ, क्योंकि ये बात कोई एक शख्स कर रहा है, ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। सो मैं कह रही हूँ कि तुम इसको खा जाओगे। कोई भी चीज आप ज़हन में रखें, कोई कप केक है, कोई मफिन है, कोई राइस है। सो यू आर गोइंग टू ईट दैट, आरंट यू। तो ये वाला जो पार्ट है, कौन बताएगा कि ये पार्ट क्या है? ओके, इफ वी से दैट दिस इज द स्टेटमेंट, अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे उस टैग क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आरंट यू, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये क्या है फिर? वंडरफुल, ये क्या है, ये है जी वो टैग जिसके बारे में हमने क्या कहा था, अ टैग इज अ लिटिल टेल। वो एक टेल की तरह एक स्टेटमेंट के एंड पे आती है। तो स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, एक ऐसी बात, एक ऐसी इंफॉर्मेशन। यू आर गोइंग टू ईट दैट, तुम इसको खा लोगे। अब इस बारे में क्या आप श्योर हैं, या आपका दोस्त श्योर है क्या ऐसा होगा? तो ये बात की श्योरिटी देखने के लिए, यानी ये बात कितने फीसद सच है, होगी या नहीं होगी, उसको देखने के लिए टैग लगाया जाता है एंड पे। अब इस स्टेटमेंट और टैग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हमने पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, इस एग्जाम्पल के बाद आपकी बुक पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनको जल्दी से रीड कर लें ताकि आपके जहन में इस चीज का आइडिया क्लियर हो जाए कि स्टेटमेंट क्या होती है और उसके साथ टैग कैसे लगाया जाता है, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती चलूं जो यहां मैंने लिखी भी हुई है। स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी,
एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। जैसे नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, वर्ब के साथ नॉट लगा दें, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह स्टेटमेंट के अंदर जब वर्ब के साथ नॉट लग जाए, नेगेटिव वर्ब आ जाए, तो उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि स्टेटमेंट क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। वेरी इजी। तो हमें ये पता चल गया स्टेटमेंट्स कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेरी गुड। अच्छा, एक बहुत बड़ा मजेदार काम मैं आपको बताती हूँ। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेरी गुड। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुई तो टैग क्या होगा, वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। ये बात हम ग्रेड 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये बात याद होगी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। आप अब इस वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो। इस पार्ट के नीचे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं उनको जल्दी से रीड कर लें ताकि हम अगला काम स्टार्ट कर सकें। स्टूडेंट्स, आई एम वेरी होपफुल कि आप उस एग्जाम्पल्स को स्टडी कर चुके हैं और आपको अब तक स्टेटमेंट और टैग की जो एक बेसिक बात है वो क्लियर हो गई होगी। अगली बात, नोट दैट। अब ये पॉइंट्स हमारे लिए बड़े जरूरी है ज़हन में रखना ताकि हम खुद के जब टैग क्वेश्चंस बनाएं तो वो कैसे करें। नोट दैट, पहला पॉइंट, द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द स्टेटमेंट एंड द टैग क्वेश्चन आर द सेम। एक बात हमें पता चल गई कि जिस टेंस का वर्ब के अंदर इस्तेमाल किया गया है, किधर, इसी स्टेटमेंट के अंदर, ये वाली स्टेटमेंट में, वो जो वर्ब है वो टैग क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, सेम होगी। कैसे, इस बात को समझने के लिए फिर दोबारा इस एग्जांपल पे आ जाएं। यू आर गोइंग टू ईट दैट। अब आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और साथ मेन वर्ब क्या है, गोइंग विद आईएनजी पार्टिसिपल। अब आर का जो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, इसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए हमने टैग क्वेश्चन बनाया। हमने कहा था ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आर नॉट का हम कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं, आर्न्ट यू। ठीक है, यू किसके लिए यूज हो रहा है, यही वाला यू कहां चला गया, एट द एंड ऑफ द, एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द टैग, टैग के बिल्कुल एंड पे। तो ये बात हमें यहां से पहली बात समझ आ गई कि जो टेंस होता है उस वर्ब का वो क्या होता है, स्टेटमेंट में भी सेम होगा और टैग में भी सेम होगा। ओके, दूसरी बात, देयर इज ऑलवेज अ कॉमा बिफोर द टैग क्वेश्चन। ये बात, ये वाला पॉइंट, हमने ये बात कॉमास के यूज में देखी थी पिछले लेसन में कि हमें कॉमास का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे करना है। मैंने आपको 6 to 7 यूजेस बताए थे कि कॉमा कहां कहां यूज करते हैं। मैंने कहा था ना, जैसे सेलिब्रिटीज बहुत फेमस होती है ना, टीवी स्टार्स बड़े फेमस होते हैं, हर जगह हर पिक्चर में आपको नजर आते हैं। इसी तरह कॉमा भी एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी की तरह हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, कभी सेंटेंस के शुरू में, कभी मिडिल में और कभी बिल्कुल एंड के पास। तो ये बात हमें यहाँ पता चल गई कि कहां पर हमने कॉमा लगाना है, टैग और स्टेटमेंट के दरमियान में। मैं अगर यहां इसके फॉर्मूला में लिख दूं, स्टेटमेंट कॉमा टैग क्वेश्चन मार्क, क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसा ही है ना, स्टेटमेंट कॉमा टैग और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई? आई होप यहां तक की बात हम सबको समझ आ गई है। हमें यह भी पता चल गया कि टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं, टैग क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने बुक में से स्टडी कर ली। आइए आज के लेसन को आगे बढ़ाते हैं। हम इसी टॉपिक के साथ मजीद एक और टॉपिक को स्टडी करने लगे हैं। हाँ जी, तो बच्चों अगला टॉपिक जो है टैग क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। अगली बात हमने क्या करनी है, जनरली मजीद हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अ टैग क्वेश्चन विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एक्सपेक्ट्स अ पॉजिटिव आंसर। यस, यानी कि अगर टैग क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में है तो उसका क्या आंसर होगा, यस, उसका आंसर होना चाहिए यस। इट एक्सपेक्ट्स अ पॉजिटिव आंसर। जैसे कि हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ एक अभी एग्जांपल पढ़ी है ना, यू आर गोइंग टू ईट दैट, आरंट यू, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, तो क्या आप इसका आंसर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यस। अगर मैं कहूं यू आर नॉट गोइंग टू ईट दैट, आर यू, तो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई, टैग पॉजिटिव हो गया, तो उसका आंसर क्या होगा। तो यहां पढ़ लेते हैं, यहां लिखा है a tag with a negative statement, okay, expects a negative answer, no। तो हमें ये पता चल गई बात के नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव आंसर। तो ये बात तो बड़ी कॉमन है और हमें ये बात बिल्कुल आज समझ आ गई कि टैग क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं। हमने समझ आ गई यहां तक सबको? ओके बच्चों, यहां तक हमारा टैग क्वेश्चन का पार्ट बिल्कुल खत्म होता है। आपकी बुक में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों तरह के क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट के साथ टैग क्वेश्चंस बना के दिए गए हैं। आपकी बुक पे जो सारे पर्पल बॉक्सेस हैं उनको आप जल्दी से स्टडी कर लें।
उनके अंदर आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनके अंदर टैग क्वेश्चंस बनाए हुए दिए गए हैं। आपको ये बात वहां पर नजर आएगी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसा है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग कैसा है। इसी तरह आपको ये बात वहां नजर आएगी बच्चों, गौर से मेरी बात सुने, जो वर्ब्स यूज की गई हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों की वर्ब के साथ टैग के साथ कौन कौन सी वर्ब्स यूज की गई है, ये सारी बात आपको कहां से नजर आएगी, उन्हीं एग्जांपल्स में से। तो बच्चों उन एग्जांपल्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। जल्दी से इस काम को आप कर लें ताकि हम अगले लेसन की तरफ बढ़ें। बच्चों अगला जो काम हमने करना है, पेज नंबर 210 के ऊपर जल्दी से आ जाए। ऊपर वाला पार्ट जो है वो आप स्किप कर दें क्योंकि आपकी रीडिंग का पार्ट है। पेज 210 पे एक ऑरेंज बॉक्स आपको नजर आएगा, जल्दी से देखें, नजर आ गया? ओके, इस ऑरेंज बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है इसको स्टडी कर लेते हैं। इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि बच्चे जल्दी से इसको निकाल लें। स्टेटमेंट लिखी है, नाउ इन योर ग्रुप कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद टैग क्वेश्चंस एंड द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस। अपने क्या करना है, ये काम ग्रुप्स में नहीं करना, हम ये काम अभी कर लेते हैं, ठीक है? कैसे करना है, हम अपने घरों पे बैठे हुए, आप मेरे साथ इंडिविजुअली एक एक करके मेरे साथ ये काम कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट दी गई है इनको कंप्लीट करना है। कैसे? एक तो हमने लगाना है टैग क्वेश्चन, वो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट कैसी है वैसा टैग लगाएंगे। एंड द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, दूसरी बात क्या है, पंक्चुएशन लगानी है। हमें ये पता है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की थी ना हमने, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के पास क्या लगाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर स्पीच कॉमास लगाते हैं। रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग के दरमियान क्या लगता है, बिल्कुल। और अगर ये क्वेश्चन है तो उसके एंड पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी बातें किस में आएंगी, अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, यानी मुनासिब पंक्चुएशन लगानी है जहां जहां जरूरत होगी, ठीक है? अब बारी बारी हम इन एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं और इसके अंदर का काम करते जाते हैं। अच्छा जी, वी डोंट वांट तारिक टू फॉरगेट अस, ये किसी ने बात की है तो हम इसको क्या करते हैं, स्पीच कॉमास में लिख लेते हैं, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमने कहा था कि स्टेटमेंट के बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगा के आगे टैग बनाना है। तो स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, वी डोंट वांट तारिक टू फॉरगेट अस, हम नहीं चाहते कि तारिक हमें भूल जाए। तो अब डोंट को डू में लिखते हैं, डू वी क्वेश्चन मार्क, ये आपकी पहली स्टेटमेंट के साथ टैग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डोंट को मैंने चेंज कर दिया पॉजिटिव में क्योंकि स्टेटमेंट क्या थी, नेगेटिव, टैग क्या होगा, पॉजिटिव। तो डोंट को मैंने चेंज कर दिया डू में, और इसी तरह हमारा जो सब्जेक्ट है वो वहां आ जाएगा एंड पे। ये बात सबको समझ आ गई? ओके, हाँ जी। तो सेकंड वाले को देख लेते हैं। तारिक लव्स वॉचिंग बास्केटबॉल ऑन टेलीविजन। तारिक क्या करता है, तारिक को पसंद है, वो इस चीज को बहुत पसंद करता है, किसको, बास्केटबॉल देखने को टेलीविजन के ऊपर, टीवी के ऊपर। हमने क्या करना है, यहाँ पर तारिक का एक्शन बताया गया है कि वो कुछ काम कर रहा है। बच्चों हमने दो चीजें देखनी है, हमने अपनी स्टेटमेंट में देखना है या तो एक्शन हो रहा है व्हिच मींस द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, या एक्शन नहीं हो रहा तो हम कहेंगे द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक हो गया कि हमारा सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, तो डू और डोंट को देखना है। इसी तरह हमने देखना है हमने अपना टैग क्वेश्चन कैसे बनाना है। अब यहाँ पर जैसे ये स्टेटमेंट दी गई है, हम सबसे पहले इसमें क्या कर देते हैं, स्पीच कॉमास लगा देते हैं क्योंकि ये बात कोई हमें कर रहा है। तारिक लव्स वॉचिंग बास्केटबॉल ऑन टेलीविजन, एक लगाते हैं यहाँ कॉमा। अब हम यहाँ लिखेंगे डजंट ही। अब यहाँ मैंने क्या किया है, जो ही का वर्ड है यानी ये जो प्रोनाउन मैंने यूज किए हैं, ये कहां से यूज किया है, तारिक को मैंने चेंज कर दिया किसमें, क्योंकि हम पैसिव में लिखते हैं ना अगला पार्ट, तो हम वहां कहां लिखेंगे, हम लिखेंगे ही, तारिक नहीं लिखेंगे। ठीक है, डजंट का मतलब हमें ये बता रहा है कि हमने डू की वर्ब यूज की है, क्योंकि ये सिंगुलर था, एक तारिक इज वन पर्सन, तो हम साथ ईएस लगाते हैं क्योंकि हमें पता है सिंगुलर जब हम यूज करते हैं नाउन तो सिंगुलर नाउन के साथ हमारा जो वर्ब है उसके आगे ईएस लग जाता है। और एन अपॉस्ट्रोफी टी मींस कि हमने क्या यूज किया है, हमने नेगेटिव की कॉन्ट्रैक्शन यूज की है, हमने बनाया है डजंट ही। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर एक्शन हो रहा था तो टैग क्वेश्चन में हमने नेगेटिव बनाना है। ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड वाले को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले स्पीच कॉमा, तारिक विल सी डेविड बेकहम प्ले व्हेन ही गोज टू इंग्लैंड। तारिक क्या करेगा, डेविड बेकहम को खेलते हुए देखेगा, जो फेमस बास्केटबॉलर है। ठीक है, व्हेन ही गोज टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड जाएगा, यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। अब देखें विल सी,
मतलब कि हमें क्या बताया जा रहा है कि कोई एक्शन होने वाला है या पॉजिटिव का ही एक्शन होगा, तो हम कहते हैं won't। हमने ये पढ़ा था कि मॉडल वर्ब जो है will, इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम लिखते हैं won't, और तारिक की जगह हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं he, won't he। समझ आ गई? ये बात बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह पॉजिटिव वर्ब से नेगेटिव वर्ब्स बनानी है। ठीक हो गया? अच्छा, फोर्थ, द रेप्लिका जर्सी साउंड्स लाइक अ फैंटास्टिक आइडिया। रेप्लिका जर्सी यानी ऐसी जर्सी जो क्या है, ओरिजिनल जैसी है बिल्कुल, उसको खरीदना एक बहुत उम्दा आइडिया लगता है मुझे। इसके आगे हम क्या करते हैं, स्पीच कॉमा लगाते हैं, एक कॉमा हम लगाएंगे सेपरेट करने के लिए। अब जी, साउंड्स लाइक अ फैंटास्टिक आइडिया, कहीं आपको ये लग रहा है कि नेगेटिव बात हो रही है? नो, पॉजिटिव बातें हैं, तो हम लिखते हैं डजंट इट। इट क्यों यूज किया, कौन बताएगा? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट के लिए ही शी लगाते हैं? नो, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हम इट का प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक हो गया? डजंट का वर्ड कहां से आया? हाँ जी, क्योंकि ये जो एक्शन हो रहा है वो डू का एक्शन है, कोई काम हो रहा है, डू की जगह हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा के, और जर्सी 1 है, एक जर्सी की बात हो रही है, तो हमने डजंट लगाना है। आई होप यहां तक बच्चों जितनी डिटेल में मैंने समझाया है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम इससे रिलेटेड 2 और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों, अगला जो इसके बाद का हमारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले हम लास्ट 2 एग्जांपल्स एक दफा देख लेते हैं ताकि हम आराम से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएं। अच्छा जी, नंबर 5, वसीम अकरम इज आवर ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। वसीम अकरम साहब जो हैं वो हैं हमारे बहुत बेहतरीन उम्दा क्रिकेटर हैं। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट के आगे सबसे पहले हम लगाते हैं स्पीच कॉमास, उसके बाद क्या लगाएंगे, एक कॉमा सेपरेट करने के लिए। अब इज का वर्ड यूज हो गया है, हमारे पास इज की क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है। हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव कर दें इसको? हाँ जी, नेगेटिव करेंगे तो लिखेंगे इजंट ही। ही कौन है, सब्जेक्ट, वसीम अकरम। समझ आ गई? ओके, 6, स्पीच कॉमास, we don't want to waste our money, speech commas and 1 comma don't। क्या लिखेंगे यहाँ पे, do we। ये we कौन सा आया यहाँ से? यहाँ तक सारे टैग क्वेश्चंस आज हमारे हो गए बिल्कुल कंप्लीट। आई होप ये वाली एक्सरसाइज बच्चों आपने मेरे साथ की होगी और आपको मजीद अंदाजा हो गया होगा कि टैग क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा अगला लेसन है बच्चों वो है हमारा किस बारे में, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ी ही उम्दा, नायाब और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम यानी स्पोर्ट के बारे में। हमें पता है कि हमने लेसन के शुरू में ये बात की थी कि हमें जिन स्पोर्ट्स के बारे में पता है वो बेसिक स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है। तो हमने कभी कर्लिंग का नाम सुना है कि कोई टीम जो है, एक टीम दूसरी टीम के साथ क्या खेल रही है, कर्लिंग खेल रही है। हमें तो ये पता है कर्लिंग का मतलब होता है कोई हेयर स्टाइल, किसी चीज को ट्विस्ट कर देना, कर्ल कर देना। तो हमें डिक्शनरी में कर्ल का क्या मीनिंग मिलता है, हमें डिक्शनरी में कर्ल का मीनिंग क्या मिलता है, टू ट्विस्ट समथिंग, टू टर्न और मोल्ड समथिंग। लेकिन कर्लिंग का क्या है वर्ड बच्चों, ये एक गेम है। अब आप हैरान होंगे कि ये कैसी गेम है, तो इस गेम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे एक इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट के अंदर दी गई है, जहां पर हमने क्या करना है, उसको रीड करना है। रीड करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि व्हाट इज द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग, क्या है जी ये स्पोर्ट। ये हमारा आज का हॉट क्वेश्चन है। हमें तो नहीं पता स्पोर्ट्स ये कौन सी है, हमें इसके बारे में पहले कभी किसी ने बताया भी नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं। तो आज बच्चों हम सीखेंगे कि कर्लिंग कौन सी स्पोर्ट है। सबसे पहले तो आपका काम ये है, आपने इस पार्ट को, इस टाइटल को अपनी बुक पे देखना है। वो जो पूरा रीडिंग का टेक्स्ट दिया गया है ना, उसको जल्दी से रीड कर लें। इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कोई ऐसा भी वर्ड नहीं है जिसको मैं कहूं कि बहुत मुश्किल है या हमने पहले उसको स्टडी नहीं किया हुआ। मैं उम्मीद करती हूं कि अगर आपने पिछले वीडियो लेसन्स देखे हैं तो अभी तक आपको वो सारे वर्ड्स वोकैबुलरी के पढ़ने आ गए होंगे। तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए, उस कर्लिंग की दी गई सारी इंफॉर्मेशन को रीड करके मेरे पास वापस आए ताकि हम डिस्कस कर सके कुछ वोकैबुलरी का पार्ट और कुछ रीडिंग फॉर डिटेल के क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप इस सारे पार्ट को पढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका ये सब पढ़ना। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो अगली एक्सरसाइज आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। वोकैबुलरी का जो पार्ट बच्चों हमारे पास दिया गया है, ये बातें हमें दी गई हैं। यहाँ पे जो 4 वर्ड्स मैंने ब्लू में लिखे हैं,
ये वर्ड्स हमारे पास एक्सरसाइज में दिए गए हैं। हमें कहा यह जा रहा है कि इन वर्ड्स की हमने डिक्शनरी से मीनिंग्स लेने हैं। बच्चों, हर आपके यूनिट के अंदर एक ऐसी एक्सरसाइज लाजमी होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपने डिक्शनरी का यूज करना है। अब आपको डिक्शनरी का यूज करना लाजमी आना चाहिए क्योंकि आप अब ग्रेड 6 में आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन डिक्शनरी भी ले सकते हो। गूगल पे जाके किसी भी वर्ड का मीनिंग देखने के लिए उसको सर्च करें, वहां जाके टाइप करें, वहां से भी आपको मीनिंग्स पता चल जाएंगे। तो गूगल की डिक्शनरी भी आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक हो गया? अच्छा जी, ग्रे नाइट, सबसे पहला वर्ड क्या है? ग्रे नाइट। किस किसने ये वर्ड अपनी साइंस में या सोशल स्टडीज में पढ़ा हुआ है? हाँ जी, ग्रेनाइट एक पत्थर को कहते हैं जिसको हमने यहाँ लिखा है अ टाइप ऑफ रॉक विच इज ब्लैक एंड रफ। एक ऐसा पत्थर जो क्या होता है? अनइवन होता है, ऊपर नीचे जो क्रस्ट होता है, जिसको आप कहें कि उसकी सरफेस जो होती है कैसी होती है? अनइवन होती है। और रफ होता है, इट इज ब्लैक इन कलर और काले रंग का होता है। आइस रिंक, द एनक्लोज्ड एरिया फॉर आइस स्केटिंग। एनक्लोज्ड मतलब एक ऐसा एरिया जिसको क्लोज करके क्या किया गया? बाउंड्री लगा दी है। आपने क्रिकेट स्टेडियम देखा है ना, क्या वो इनक्लोज होता है ऐसे चारों तरफ से? राउंड में होता है ना स्टेडियम, तो स्टेडियम के ऑल अराउंड क्या होता है? इनक्लोज किया जाता है। तो ऐसे एरिया को कहते हैं रिंक। तो आइस रिंक क्या है? एक ऐसा आइस स्केटिंग के लिए रिंक बनाया जाता है जिसके इर्द गिर्द क्या लगाई जाती है? बॉर्डर्स लगाए जाते हैं। आप अपनी बुक में इमेज के अंदर भी देख रहे हैं बच्चों कि आइस रिंक कैसा दिखता है, कर्लिंग के लिए जो यूज होता है। रेजिमेंट्स, रेजिमेंट्स यूनिट ऑफ सोल्जर्स, ये एक कलेक्टिव नाउन है। किसके लिए यूज होती है? सोल्जर्स के लिए। यानी कि बहुत सारे सिपाही जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाए तो हम कहते हैं अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अ यूनिट ऑफ सोल्जर। यानी एक ऐसा यूनिट है जो खास मकसद के लिए क्या करता है? एक खास मकसद के लिए लड़ता है, खास मकसद के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके डिफरेंट अपने जो ऑपरेशन है या अपने काम है उनको परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, यानी उनको पूरा करने के लिए। तो उनको कहा जाता है रेजिमेंट्स, इसको आर्मी रेजिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है? अच्छा जी, कैनन बॉल्स। कैनन बॉल्स के बारे में आपने बहुत दफा पढ़ा होगा, देखा होगा। आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर के बॉल्स होते हैं जिनको कहाँ यूज किया जाता है? अ लॉन्ग शॉट फायर्ड फ्रॉम अ लार्ज कैलिबर गन। लॉन्ग शॉट, वो जो एक बहुत लंबी सी शॉट लगाई जाती थी ना बड़े बड़े कैनन बॉल्स की, उसके ऊपर रख के, किससे? अ लार्ज कैलिबर गन। आपने तोप का नाम सुना होगा, अब समझ आ गया सबको? हाँ जी, तो तोप का जो गोला होता है ना ब्लैक कलर का बड़ा सा, उसको कहते हैं कैनन बॉल्स। ठीक है? दे आर हैवी, वो बहुत हैवी होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा और साथ साथ आपको ये बात पता चल गई होगी कि कैनन बॉल्स क्या होते हैं। तो जो लॉन्ग शॉट मारी जाती है बहुत बड़ी, उस शॉट के अंदर जो वो बॉल होता है उसको कहते हैं हम कैनन बॉल्स। यहां तक की वोकैबुलरी सबकी समझ में आ गई? वेल डन। अच्छा बच्चों, अब हमने करना है रीडिंग फॉर डिटेल। पेज 212 पे आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। व्हाट डज अ प्लेयर डू विद द स्टोन इन द कर्लिंग? अब सबसे पहले आपने बताना है कि वो जो प्लेयर्स हैं कर्लिंग खेलने वाले, वो स्टोन्स के साथ क्या करते हैं। ये बात आपने तो पढ़ी होगी क्योंकि आपने रीडिंग की है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंट्स लिखे हैं। अ स्पेशल स्टोन, व्हाट इज अ स्पेशल स्टोन? ग्रेनाइट। एक स्पेशल स्टोन कौन सा है? ग्रेनाइट है। फिटेड टू हैंड, जो हाथ के साथ फिट किया जाता है। डिलीवर्स अक्रॉस द आइस, आइस के ऊपर वो क्या करता है? डिलीवर्स अक्रॉस मतलब स्मूथली एक से दूसरी जगह चला जाता है। एमिंग एट द आइस, आइस के ऊपर एम करते हुए, आप क्या कहते हैं उसको? होम भी कहते हैं, जो मिड में पार्ट होता है। सबको समझ आ गई? यहां से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर खुद से बनाना है। ये काम तो आपको, मुझे पता है कि आता ही है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। व्हाट इज नीडेड फॉर अ गेम ऑफ कर्लिंग? कर्लिंग के लिए क्या चीज बहुत जरूरी चाहिए होती है? मैंने यहाँ पे हिंट्स लिखे हैं। नेचुरल आउटडोर आइस, बहुत ठंडे इलाकों के अंदर जब आपको नजर आ रहा है कि आउटडोर मतलब कि घरों के बाहर आइस इकट्ठी हो गई है, और ये वो आइस की बात करें, स्नो की बात नहीं करे। स्नो तो व्हाइट होती है ना, सॉफ्ट होती है। आइस मतलब सख्त आइस कहाँ जम जाती है? सीधी जमीन के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर जम जाती है। और इसके अलावा कहाँ जम जाती है? आपके रिवर्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर, वहां जम जाती है। हमने यहाँ आगे लिखा है फ्रोजन लेक्स और रिवर्स। द कर्लिंग शीट इज 138 फीट लॉन्ग एंड 14 फीट वाइड। यानी 138 फीट क्या होती है? लंबी होती है, और 14 फीट वाइड यानी चौड़ी होती है।
तो ये हमें पता चल गया कि आइस कर्लिंग के लिए हमने ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। 3. Why do the Scots think that curling began in their country? Scots मतलब Scottish people from Scotland. वो क्या समझते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर ये गेम स्टार्ट हुई थी, उनको ये क्यों लगता है? इसका आंसर देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था? आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ स्टोन, उनको एक स्टोन मिला था। किस टाइम पे? ईयर 1511 के अंदर, 1511 में उनको क्या मिला था? एक स्टोन मिला था जिसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया हुआ था, यानी कि पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। होता है ना, पत्थर को इनग्रेव कर लेते हैं। इंस्क्राइब का मतलब है कि कोई प्रॉपर एक स्टेटमेंट या एक प्रॉपर कोड उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कोड लिखा हुआ था। और कोड से क्या पता चला कि इन 16th सेंचुरी उस कोड के ऊपर हमें ये पता चल गया कि उस पे कर्लिंग लिखा हुआ होगा। तो उस पे लिखा हुआ जो था उसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि स्कॉट्स ने उनकी कंट्री के अंदर क्या हुआ था, ये गेम स्टार्ट हुई थी कब? 16th सेंचुरी में, क्योंकि 1511 में हमें क्या मिला था? हमें नहीं, उनको मिला था ये स्टोन। ऑलराइट, नंबर 4, हाउ वाज द गेम इंट्रोड्यूस टू कनाडा? अब कैनेडियन लोगों को ये गेम कैसे इंट्रोड्यूस कराई गई, अब देख लेते हैं। 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी आप लिखेंगे स्कॉटिश रेजिमेंट, हमने रेजिमेंट्स की बात की ना, यानी स्कॉटिश सोल्जर्स जो थे, दे वेंट टू क्यूबेक, यानी दे वेंट टू कनाडा, और कनाडा के अंदर वो क्यूबेक के अंदर सेटल हो गए कुछ टाइम के लिए। अच्छा, और वहां पर उन्होंने क्या खेली? स्कॉटिश पीपल के साथ क्या खेली? गेम कर्लिंग। तो वहां पर उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी उनको भी मुतारिफ कराया गया कि ये गेम जो कर्लिंग है ये क्या होती है। अच्छा, नंबर 5, हाउ डिड द स्कॉटिश सोल्जर प्ले द गेम विदाउट ग्रेनाइट स्टोन? अब स्कॉटिश लोगों के पास तो ग्रेनाइट स्टोन नहीं था, तो ये बात पूछी गई है कि उन लोगों ने फिर अपनी गेम्स कैसे खेली? स्कॉट्स filled down cannonballs to make rocks. तो पत्थरों की जगह उन्होंने क्या यूज किया था? कैनन बॉल्स, वही तोप के गोले जिनके बारे में हमने इस लेसन के मिड में बात की है कि वही तोप के गोले उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किए? कर्लिंग की गेम के लिए, ग्रेनाइट स्टोन की जगह। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक के जितने भी आंसर्स मैंने आपको बताए हैं ये आप अपनी नोटबुक में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर्स मैंने आपको पढ़ के भी बताए हैं, बोल के भी बताए हैं। बच्चों, यहाँ तक हमारा आज का लेसन होता है खत्म। हम इसके बाद अगले लेसन में मिलेंगे, जो कि होगा एक और मजेदार टॉपिक इसी यूनिट नंबर 9 में से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना काम करते रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।